नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक गद्य खंड का है। यह पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और पाठ है संवदिया, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आइए बच्चों, पहले लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जो जीवन परिचय है वो यहाँ पर इस तरह से है। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, जिसे आप अररिया नाम से जानते हैं, बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास है इनका, और ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप इनका कहानी संग्रह है, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण है यह है, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है, तथा रेणु रचनावली नाम से इनका 5 खंडों में समग्र जो रचनाएं हैं वह प्रकाशित है। इनका निधन बच्चों सन 1977 में 11 अप्रैल को हुआ था। इनका निधन पटना में ही हुआ था। बच्चों, हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन अत्यंत उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा रहा। बच्चों, आंचलिक का मतलब क्या होता है? भाषा और बोली। जो बोली है वह आंचलिक क्षेत्र में बोली जाती है और हर एक क्षेत्र की अपनी एक विशेष बोली होती है। तो ये विशेष रूप से ये जो कथाकार हैं, जो कहानी की रचनाएं करते हैं, यह उस अंचल की कहानी लेते हैं और उसी भाषा उसी बोली का वहाँ पर प्रयोग भी करते हैं। तो साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका अपनी निभाई। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही, तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में भी सहायक रही। तो इस तरह से इनका जो योगदान है बच्चों साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला करके खड़ा किया। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। और ये निश्चित है बच्चों, भाषा का ज्ञान तो हमें हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ बोली का संबंध न हो तो वास्तव में पूर्णतः हमें समझ में नहीं आता। अब बच्चों, जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ है संवदिया। संवदिया का अर्थ क्या होता है? संवदिया होता है संदेश वाहक, जो अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले इस संवदिया का जो मूल है वो क्या है लेखक के द्वारा। संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की उसके दुख और करुणा की पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। हरगोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी
संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो कहानी है इसमें क्या है वो लेखक के द्वारा बताया गया है। अब मैं आपको इस पाठ का संक्षिप्त सारांश जो है वो बताऊंगी। बच्चों यह पाठ जो है वो पाठ का नाम ही है संवदिया, और संवदिया का अर्थ होता है कि संदेशवाहक, यानी कि जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है उसे संदेशवाहक कहा जाता है। बच्चों पहले के ज़माने में जो है लोग अपना संदेश, जब डाक आदि की व्यवस्था नहीं थी तो व्यक्ति के माध्यम से ही संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। तो इस तरह से यहाँ पर हरगोविंद नाम का व्यक्ति है जो संवदिया का काम करता है। अब बच्चों इसमें जो कहानी है वह पुरानी हवेली की है और वहाँ की बड़ी बहुरिया मतलब बड़ी बहू की कहानी है। पहले तो हवेली में जो है वह बहुत अच्छी स्थिति थी, क्योंकि हवेली नाम ही है तो वहाँ राजपाट था। वह बहुत समृद्ध हवेलियों में से वह गिनी जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ हवेली की जो स्थिति है, जो प्रसिद्धि है, वह खराब होने लगी। इस पाठ में यह बताया गया है कि 4 भाई थे और चारों भाई जो है वो बड़े, शुरू में तो बहुत अच्छे से रहे, लेकिन बाद में बड़े भाई की जो है वो मृत्यु हो जाती है और जो 3 भाई हैं वह आपस में लड़ झगड़ करके, जैसा सामान्य देखते हैं लोग व्यवहार में होता है समाज में, वैसा ही इस कहानी में भी है। तो वो तीनों जो है वो शहर चले जाते हैं। अब जो हवेली की स्थिति है, वो तीनों जो देवर थे, जो बड़ी बहुरिया थी उनके, वह तो शहर चले गए अपना हक हिस्सा लेकर के, और यहाँ पर सिर्फ बच गई तो वह बड़ी बहुरिया और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, यानी कि जो बड़ी बहुरिया थी उनके पति की मृत्यु भी हो गई थी। अब वो उस हवेली में अकेली ही रहती थी और वहाँ की स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। बच्चों संवदिया जो है, जब संवदिया को बड़ी बहुरिया ने संदेशा भेजा था कि वह उनके यहाँ आकर के मिल ले, क्यों? क्योंकि उन्हें कोई एक गुप्त संदेश अपने मायके भिजवाना है। तो जो संवदिया हरगोविंद है, जब उसको यह संदेश प्राप्त हुआ तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आज के समय में जहाँ पर कि लोग डाक के माध्यम से या अन्य माध्यम से अपना समाचार भेज देते हैं, वहाँ पर इस जो बड़ी बहुरिया हैं उनको मेरी क्या आवश्यकता हुई, यह सोच करके बड़े वो अचरज में रहा। लेकिन वह हवेली पर आया और हवेली पे बच्चों जब वो आया तब वह हवेली की ड्योढ़ी चौखट को पार करके जब वो अंदर गया तो वहाँ पर पहले से ही मोदियाइन बैठी हुई थी। मोदियाइन वह महिला है जो लोगों को ऋण आदि देती है। तो बच्चों जब वहाँ पर हरगोविंद अंदर पहुँचा तो अंदर की हालत बहुत ही खराब थी, और चूंकि अतीत में पहले उस हवेली की क्या शान और शौकत थी, तो हरगोविंद उसी गांव का था, उसने तो सब देखा था, उसको सब पता था। उसने देखा कि जो बड़ी बहुरिया है उन्होंने इशारे से एक पीढ़ी दिया, पीढ़ी मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा जो गांव में होता है, पीढ़ा भी बोलते हैं गांव में ठेठ भाषा में, वह उनको हरगोविंद को दिया और आंखों से इशारा किया कि अभी आप बैठिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो मोदियाइन थी वह अपने उधार के पैसे मांगने के लिए आई थी कि बड़ी बहुरिया ने जो उधार उनसे लिए हैं वह उनको चुकता कर दे। अब आप बच्चों सोचो कि कैसी स्थिति है, कितनी विडंबनात्मक स्थिति है कि जिस हवेली से अन्य नौकर चाकर अपने घरों का पालन पोषण करते थे, आज उस घर की ही मालकिन दूसरों से ऋण लेकर के अपना जीवन यापन कर रही है और वह ऋण भी समय से चुकता नहीं कर पा रही है। तो इसलिए चूंकि जो बड़ी बहुरिया थी वो मोदियाइन जब तक बैठी थी तब तक तो अपनी बात वो कह नहीं पाती, संदेशा दे नहीं पाती। तो किसी तरह से हरगोविंद ने ही मोदियाइन को कहा कि भाई यहाँ ऐसे बैठी हो, आप तो इस तरह से आगा खान की तरह पैसे वसूलने चली आई हो,
इस पर आपस में दोनों में बातचीत होती है और जो मुदियाइन है वह भी उसको भला बुरा कहती है, लेकिन यह कहते हुए फिर वो निकल करके वहाँ से चली जाती है। बच्चों, जब मुदियाइन चली जाती है तब जो बहुरिया है वह अपना संदेश उसको, जो हरगोविंद संबंधिया है उसको अपना संदेश देती हैं कि ये बहुत ही गुप्त संदेश है, किसी भी पक्षी परेवा को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस तरह का संदेश दे करके अपने मायके भेजा है। तो उनका संदेश क्या था बच्चों? उनका संदेश यह था कि जा करके मेरी माता से कह देना कि अब मैं यहाँ पर जीवित नहीं रह सकती हूँ, कब तक मैं बथुआ साग खा करके इस तरह से जीवित रहूँ, वह मुझे बुला ले। मैं अपने भाई भाभी की नौकरी करके, मैं नौकरानी की तरह और उनके बच्चों का जूठन खा करके उनके घर में गुजारा कर लूँगी, लेकिन अब मैं यहाँ इस हवेली में नहीं रहूँगी। मैं यहाँ पर किसके लिए रहूँ और क्यों रहूँ? तो जा करके यह संदेश मेरा आप वहाँ पर दे देना। तो हरगोविंद को यह संदेश प्राप्त हुआ और ये कहते हुए जो बड़ी बहुरिया थी उनकी आंखें छलछला आईं, वह रोने लगी और उन्होंने अपने खूटे से अपने आंचल में, पहले के लोग इस तरह से आंचल में खूट में पैसा बांध लेते थे, तो उससे उन्होंने 5 रुपए का मैला कुचैला एक नोट निकाल करके संवदिया को देना चाहा राह खर्च के लिए, क्योंकि वह भेज रही थी अपने मायके। तो उसने, जो हरगोविंद था, उसने जो संवदिया था, उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मालकिन, मैं अपना राह खर्च जो है उसकी व्यवस्था कर लूँगा। और वहाँ से जो हरगोविंद है वो चला जाता है। जो इनका मायका है वह बिहपुर में है, जो कटिहार से आगे पड़ता है। तो इस तरह से संवदिया जाता है, गाड़ी पकड़ता है, वहाँ से वह कटिहार जाता है और कटिहार से जाने के बाद फिर कटिहार पे पहले जाता था तो उसको समझ में नहीं आता था, बहुत भीड़ होती थी कि कब गाड़ी कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी। लेकिन इस बार जब वो गया था तो वहाँ, चूँकि उस गांव में वो जाता रहता था, लोगों के संवाद लेकर के पहले भी जाता रहता था, तो वहाँ गया तो उस समय एक नई व्यवस्था हो गई थी कि भोपू से, भोपू मतलब माइक से आवाज़ हो रही थी कि कटिहार से बिहपुर जाने वाली गाड़ी यहाँ मिलेगी यहाँ मिलेगी। तो इस तरह से वो आसानी से वहाँ पहुँच गया, नहीं तो इसी चक्कर में उसकी गाड़ी कई बार छूट जाती थी। तो वहाँ से वह फिर गाड़ी में बैठ करके बिहपुर गया और वहाँ से वह जब उस बिहपुर गांव में गया तो वहाँ जा कर के बच्चों सबसे पहले जो ये बड़ी बहुरिया थी उनके बड़े भाई से मिला। बड़े भाई ने अपनी जीजी का हाल चाल पूछा तो हरगोविंद ने कह दिया कि सब कुशल मंगल है। और चूँकि बिहपुर में इसको, संवदिया को सभी लोग जानते थे, हरगोविंद को सभी लोग जानते थे। कि क्यों जानते थे? क्योंकि यह पहले भी वहाँ पर कई बार औरों के भी संदेश लेकर के जा चुके थे। तो लोगों ने गांव में जैसे ही देखा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा जलालगढ़ से संवदिया आया है तो इसका मतलब कोई न कोई संदेशा लाया होगा, किसका लाया होगा। लेकिन वो तो पता ही था। वो बहुरिया के घर गया और भाई के हालचाल पूछने के बाद फिर जो है उनकी माता से मिला, उनको प्रणाम किया और माँ ने पूछा कि बेटी का क्या हाल चाल है, कोई संदेशा लाए हो। तो उस समय बच्चों हरगोविंद जो है वो सब पका गया, उसका शरीर कांपने लगा। उसने सोचा कि कैसे मैं उस बहुरिया का संदेशा उसकी माँ को सुनाऊं कि तुम्हारी बेटी इतनी दुखी है। और इस तरह से उसने झूठ बोलते हुए कहा कि सब कुछ वहाँ पर कुशल मंगल है। इस तरह से उसकी बहुत आवभगत हुई। वो रात्रि को भोजन आदि किया। भोजन तो उसके सामने आया और भोजन जब आया, नाश्ता जब आया तो उसमें बहुत सारे पकवान व्यंजन आए। तो उसके सामने उस अपनी पुरानी हवेली की जो बहुरिया थी उनका चेहरा सामने आने लगा। जब उन्होंने यह कहते हुए अपने आंसू पोंछे थे कि कब तक साग बथुआ उबाल करके मैं खाऊंगी और किसके लिए, तो उसका मन जो है वह दुखी हो गया। इससे बच्चों ये पता चलता है कि जो हरगोविंद संवदिया है वह भावुक व्यक्ति भी है। उसने भोजन किया लेकिन बहुत कम भोजन किया और रात भर ये सोचता रहा कि नहीं, मैं अपना कलेजा मजबूत करके जो संदेश ले करके आया हूँ वह उनकी माता को बता दूंगा। तो सुबह वो माँ के पास उनके फिर जाता है, बहुरिया की जो माँ उनके पास फिर जाता है, लेकिन हिम्मत करते हुए भी वह उनको संदेशा नहीं दे पाता।
वह यह सोचता है कि जो पुरानी हवेली की बड़ी बहुरियाँ हैं वह उनकी माँ के समान है और वह उस गांव की लक्ष्मी के समान है। यदि गांव की लक्ष्मी ही चली आएंगी तो उनके गांव की क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि जलालगढ़ में पुरानी हवेली की बड़ी बहुरिया की ऐसी हालत है। तो यह सोच करके वह उसने जो है उनकी माता को कोई संदेशा नहीं दिया और ये कहा कि आज ही मुझे इस गाड़ी से जाना है। जब बहुरिया की माता ने उनको रुकने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, दशहरे पर मैं खुद उनके साथ आऊँगा और 10-15 दिन यहाँ पर रहूँगा और आपसे मिलवा भी जाऊँगा। तो इस तरह से बच्चों वह जो है वहाँ से वापस आने के लिए कहता है और जो बड़ी बहुरिया की माता हैं वह बासमती का चूड़ा जो है उनको देती हैं कि उनकी पुत्री को भेंट स्वरूप दे देना। वह चूड़ा लेकर के वो वहाँ से निकलता है और ऐसे औपचारिकतावश उनके भाई ने यह पूछ दिया कि भाई राह खर्च आपके पास है। उन्होंने कहा हाँ, सब ईश्वर की कृपा है, कोई कमी नहीं है। जबकि बच्चों हकीकत यह थी कि हरगोविंद के पास बहुत कम पैसे बचे थे। इतने पैसे बचे थे कि वह मात्र कटिहार स्टेशन तक ही आ पाता। तो वो वहाँ तक आया कटिहार तक और उसके बाद 20 कोस की दूरी पैदल तय करके वह जलालगढ़ पहुँचा। और हवेली पर जब वो पहुँचा तो उसकी स्थिति जो है वह अत्यंत खराब हो गई थी। और फिर वहाँ पर बहुरिया ने उनको, जब उसको होश आया तो उसने ये देखा कि वह वहाँ पर पुरानी हवेली पहुँच गया है। उसने नीचे जब ज़मीन को छुआ तो उसने देखा कि बिस्तर पर पड़ा है और जो उस वहाँ की जो हवेली की जो पुरानी बहुरिया थी, जो बड़ी बहुरिया थी, उन्होंने उसको दूध और चूड़ा मिला करके खाने के लिए दिया और वह स्वयं पछताने लगी कि उसने इस तरह का संदेश उससे क्यों भेजा। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि यह पाठ का सारांश था और इसमें जो है वो मानवीय संवेदनाएं, मूल संवेदनाएं जो है वो उभर कर सामने आती हैं कि मनुष्य कितना स्वार्थी हो जाता है कि अपने परिवार का भी भरण पोषण तो दूर, उसकी चिंता भी जरा सी नहीं करता है। अगर चिंता करते उसके तीनों देवर तो यह बड़ी बहुरिया खाने के लिए कम से कम नहीं मरती, जबकि वह हवेली की एक तरह से मालकिन थी। तो इस तरह से बच्चों यह संबंधिया संवाद तो लेकर के जाता है लेकिन उनके मायके संवाद नहीं दे पाता और यह कहता है कि आज से मैं ही आपका पुत्र बन करके रहूँगा और मैं ही इतना काम धंधा करूँगा कि आपको भोजन की भी कभी कभी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ का सारांश था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के सारांश को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।